हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 360 व्लॉग बाय ट्विंकल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग रहने वाला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग रहने वाला है कि अगर आप लोग बाली जा रहे हैं तो आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और क्या आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या ऑफलाइन कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं वीज़ा के बारे में। तो वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा दोनों एक अलग अलग चीज़ है। दोनों क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल की बात करते हैं ना, तो वीज़ा ऑन अराइवल आप जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे। जो फॉर्म वो आपको देंगे, जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होगी, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो सब वो करेंगे। देन आपको फिर वीज़ा ऑन अराइवल वो लोग आपको दे देंगे। बट उसमें क्या है ना, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और उसके बाद आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। बहुत क्राउड भी रहता है, बहुत मतलब मैंने देखा था तो मेरे को नहीं वो लगा। और अब चलो बात करते हैं ई वीज़ा के बारे में। ई वीज़ा क्या है ना कि आप लोग उसको ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और ये मैक्सिमम ना आप लोग 14 डेज़ पहले कर सकते हो और मिनिमम आप एक दिन पहले भी कर सकते हो, नो इशू। तो मैं तो ई वीज़ा अप्लाई करके गई थी। ई वीज़ा में क्या होता है ना कि आप लोग घर बैठे अपना ऑनलाइन जो भी फॉर्म है वो आप फिलअप कर लोगे और फिलअप करने के बाद जो उसमें हमारा आईडीआर था ना, वो लगा था 5 लाख पर पर्सन। 5 लाख पर पर्सन था। और उसके बाद वो जो भी डॉक्यूमेंट होंगे आप अपने फ़ोन में रखिए, वहाँ पे जाने के बाद अपने काउंटर पे दिखाइए। और अगर आप ई वीज़ा अप्लाई करके जा रहे हो ना, तो हार्डली आपको 5 to 10 मिनट्स लाइन में लगना पड़ेगा और ईज़िली आपको वीज़ा वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। जैसे मैं तो इंडिया से गई थी, तो आपके पास इंडिया का रिटर्न टिकट होना चाहिए और साथ में होटल बुकिंग भी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं ना ऑनलाइन, तो वहाँ पे रिटर्न टिकट का इन्फॉर्मेशन एंड होटल बुकिंग का इन्फॉर्मेशन हमें ना फिलअप करना होता है। तो अगर आप ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको साथ में रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग, ये दोनों आपके पास होना चाहिए, तो आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको जो वीज़ा मिला है वो कितने दिनों का मिला है। तो आपको वो जो वीज़ा मिलता है ना, वो 30 डेज़ का मिलता है। और अगर आपको 30 डेज़ से भी ज़्यादा आप वहाँ पे स्टे करना चाहते हो, मेरे अकॉर्डिंग 30 डेज़ बहुत होता है, बट अगर आपको ज़्यादा करना है ना, तो आप वीज़ा को एक्सटेंड भी करवा सकते हो, ईज़िली हो जाता है ऑनलाइन। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप लोग सिंगापुर में लेओवर करते हो, तो वहाँ पे सिंगापुर में क्या है ना, एक होता है पब्लिक एरिया और एक होता है ट्रांजिट एरिया, ठीक है। तो अगर आप लोग पब्लिक एरिया में जाते हो तो वहाँ पे आपको वीज़ा चाहिए और वहाँ पे ना वीज़ा ऑन अराइवल सिंगापुर में बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको सिंगापुर में पब्लिक एरिया घूमना है तो आप लोग प्लीज़ ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई करके जाओ और वहाँ पे ई माइग्रेशन प्रोसेस होगा। देन उसके बाद आपको वीज़ा ईज़िली मिल जाएगा और आप पब्लिक एरिया इंजॉय कर सकते हो। और सिंगापुर में जो इंडोर वाटरफॉल है, अगर आपको वो विदाउट वीज़ा देखना है तो आप कैसे देखोगे? वो भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो वो आप कैसे देखोगे, वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल के लिए स्काई ट्रेन लेंगे तो वो आपको इंडोर वाटरफॉल दिख जाएगा। वो मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। तो बाली पहुँचने के बाद हमने वीज़ा ऑन अराइवल जो भी किया या फिर हमने ई वीज़ा किया, उसके बाद होता है हमारा ई माइग्रेशन प्रोसेस। वो कंप्लीट करने के बाद आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है कि आप कितने डेज़ के लिए यहाँ पे रुके हो। एक स्टैंप होता है, वो लगने के बाद लास्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है हमारा कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपने नहीं किया तो वो आप एयरपोर्ट से एग्ज़िट नहीं कर सकते हो। तो ये आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो और ऑफलाइन भी फिल कर सकते हो। ये आप मैक्सिमम 3 डेज़ पहले फिल कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आपने ऑनलाइन ये फॉर्म फिल किया है तो फॉर्म फिलअप करने के बाद ना एक QR कोड वो आपको मेंशन करते हैं, जो आप वहाँ पे जाने के बाद QR कोड उनको दिखाते हो और फिर आप वहाँ पे ईजिली एग्जिट कर जाते हो। और ये जो फॉर्म होता है ना, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो
एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे व्लॉग देखे ना, तो उसमें बताया जा रहा था कि एक क्लब वाली करके ना टूरिस्ट के लिए ना कोई टैक्स है वो पे करना होता है, और वो जो टैक्स है ना वो 1.5 लाख IDR पर पर्सन है। तो बट मैंने भी वो चेक किया, बट मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैं इंडिया में थी, मैंने फिलअप नहीं किया, मैंने बोला मैं एयरपोर्ट पहुँचने के बाद वहाँ पे जाने के बाद चेक करती हूँ क्या है क्या नहीं। लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे ब्लॉग में कंपलसरी बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिना ये टूरिस्ट टैक्स दिए बिना भी आप बाली जा सकते हैं। और अगर मैं तो एग्जिट कर गई थी, मेरा लास्ट था कॉस्ट्यूम वाला, वो करने के बाद मैं वहाँ से एग्जिट कर चुकी थी। अगर मे बी वो लोग बोलते हैं आपको फिलअप करने के लिए, तो फिर आप ऑन द स्पॉट वहीं पे फिलअप कर लेना, क्यों ही आपको अपने पैसे वेस्ट करने हैं। तो अब बात करते हैं कि आप लोग बाली जा रहे हैं तो IDP, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में। तो अगर आप लोग को खुद ड्राइव करना है तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को लेके चलना पड़ेगा। लेकिन मैं बाली में 10 दिन रहकर आई हूँ, मैंने पूरा बाली जो एक्सप्लोर किया है ना वो स्कूटी पे ही किया है, तो मैंने तो ये अप्लाई नहीं किया था। बस आप लोगों को क्या है ना कि रफ स्कूटी बिल्कुल भी मत चलाओ वहाँ पे, और सेकंड हेलमेट हमेशा पहन के रखो, तो आपको कोई भी पुलिस या फिर जो भी है ना वो नहीं वो करेगी। और अगर एक लोग जा रहे हैं ना तो एक जना हेलमेट पहने, ये नहीं कि जो पीछे बैठा है वो हेलमेट नहीं पहनेगा, नहीं, उनको भी पहनना है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको है कि नहीं बिल्कुल सेफ चलना है तो ठीक है, आप IDP बिल्कुल लेके चलिए। तो इंडिया में उसका ऑफिस है RTO, आप ऑफलाइन जाके वहाँ पे अप्लाई करें। तो मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ कि IDP जो है ना, बहुत लोग आप गूगल पर जाके चेक करोगे ना तो आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जो IDP का फॉर्म फिल करवाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि IDP कभी भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता है, आप गलती से भी ये भूल ना करें, क्योंकि IDP जो अप्लाई होता है ना वो ऑफलाइन होता है। जो आप मेरी ये देख रहे होगे मेरे हाथ में जो बुकलेट है ना, यही आपको 5-6 पन्नों की मिलेगी, यही वैलिड होती है। अदरवाइज़ आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जो कि वैलिड नहीं होते हैं, और वो आपसे चार्ज भी एक्स्ट्रा करेंगे। और आपका जो ये IDP का चार्ज होता है ना, ये हार्डली 2 या 2 या 2.5 लाख रुपए IDR होता है। IDR 2 या 2.5 लाख रुपए, ये ना इसका चार्ज जो है ना वो कम ज़्यादा होता रहता है, तो एकदम फिक्स तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। 2-2.5 लाख आप मान के चलिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिम कार्ड की। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे लिए, क्योंकि आप किसी अदर कंट्री में जा रहे हो, घर वालों से बात करना, इन्फॉर्मेशन उनको बताना हम पहुंच गए जो भी है, या फिर लोकेशन चेक करना, तो वो तो आपकी तो ये जो इंडिया के सिम कार्ड है वहाँ जाके तो वो वर्क करेगी नहीं, वहाँ जाते ही वो बंद हो जाएगी। तो आपको सिम कार्ड ना ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ऑफलाइन भी मिल जाएगी। हम अगर आप एयरपोर्ट से सिम कार्ड लेते हो ना तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी सिम कार्ड, बहुत। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप एयरपोर्ट से सिम कार्ड बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि वहाँ बहुत कॉस्टली मिलेगी। आप जिस भी मेन टाउन में जा रहे हो ना, वहाँ जाने के बाद आप किसी भी शॉपकीपर से सिम कार्ड ले लो, वो आपको शायद इतनी कॉस्टली ना पड़े। लेकिन अगर आप मेरी एडवाइस मानोगे ना, मैंने जो सिम कार्ड ली थी ना वो मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई कर लिया था, मतलब इंडिया में रहते ही मैंने अप्लाई कर लिया था। और मुझे इसका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ था ना कि वहाँ पे बाली पहुँचने से 3 घंटे पहले मेरा सिम कार्ड जो था वो उन्होंने कर दिया था, कंटिन्यू हो गया था। और उसके बाद ये भी बता दूँ मैं आपको कि जो सिम कार्ड की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं कि सिम कार्ड आपने कितने रुपए में ली थी। तो मैंने जो सिम कार्ड ली थी ना वो ली थी 18 या 1900 रुपये की, कुछ ऐसा, क्योंकि मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था। उसमें हमें मिला था 60 GB, हाँ 60 GB मिला था उसमें हमें नेट। तो हमें लगा कि 60 GB तो चाहिए ही होगा, 10 दिन हम लोग वहाँ पे स्टे कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूँ ना कि 10 दिन में मेरा हार्डली खर्च हुआ होगा ना तो 10 से 15 GB, हाँ 10 to 15 GB ही मेरा मतलब खर्च हुआ था। वो भी क्यों, GPS लोकेशन वगैरह देखने के लिए हमारा खर्च हुआ था। आप होटल वगैरह जहाँ पर भी लोगे ना तो वहाँ पर तो वो लोग आपको वाईफाई प्रोवाइड करवाते ही हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप कम GB का भी अगर लेते हो ना तो फिर
चलेगा वो भी, मतलब आप 1000 से 1500 का भी सिम कार्ड लोगे ना तो वो भी चलेगा। और आप कौन सा सिम कार्ड लो, जो सबसे चीपेस्ट सिम कार्ड है ना, मैंने नीचे लिंक मेंशन कर दिया है, आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो। तो अब हम लोग बाली पहुँच गए हैं, आप सब पहुँच गए हैं बाली। अब बाली पहुँचने के बाद हमें चाहिए मनी, पैसा। तो यहाँ इंडिया का तो आपका कोई भी पैसा वहाँ चलने वाला है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वरना आप एयरपोर्ट पे ही रह जाओगे। तो आपको चाहिए करेंसी एक्सचेंज। तो मैं आपको करेंसी एक्सचेंज आप वहाँ पे सिंगापुर एयरपोर्ट पे या फिर अदरवाइज़ आप बाली एयरपोर्ट पे भी करवा सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि बिल्कुल भी नहीं करवाना, क्योंकि वहाँ पे आपका जो करेंसी एक्सचेंज का चार्ज है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने जो था करेंसी एक्सचेंज वो हम लोगों ने इंडिया से ही करवाया था, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है ना वो बहुत, मतलब कि हमने कम ही पे करना पड़ा था, हार्डली हमने 10 या 15% कुछ ऐसा ही पे किया था, मुझे तो याद भी नहीं है। मैंने जो करेंसी एक्सचेंज करवाया था ना वो मैंने करवाया था ओरिएंट एक्सचेंज से, आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ओरिएंट एक्सचेंज से आपको जहाँ पे अच्छा रेट मिले ना आप वहाँ से भी करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से करवाओ, जो भी आपको अच्छा रेट दे आप वहाँ से करवा सकते हैं। और ये बता दूँ मैं, करेंसी एक्सचेंज अगर आप इंडिया में करवाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म फिलअप किया या जो भी किया और आपको करेंसी एक्सचेंज मिल जाएगी। जी नहीं, ये नहीं कि आपको करेंसी एक्सचेंज करवाना है तो आपने बस अप्लाई किया और आपकी करेंसी एक्सचेंज हो गई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। आप जब करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं ना तो आपको अपना वहाँ पे टिकट मेंशन करना पड़ता है, पासपोर्ट नंबर मेंशन करना पड़ता है कि आप वहाँ पे जा रहे हैं या नहीं। आपकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही जो है ना वो आपको मनी आपका जो है वो एक्सचेंज होता है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे ऑफिस में जाके लेंगे या फिर वो आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। डिलीवर का जो चार्जेस थे वो 200 या 250 कुछ ऐसा उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लिया था, और वो मेरे घर पे, मैंने तो घर का ही करवाया था, तो वो मेरे घर पे आकर उन्होंने डिलीवर किया। देन उन्होंने यही एनवेलप था, इस एनवेलप में जो भी मनी जितना भी मैंने मंगवाया था वो इसके अंदर था मनी। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि वो आने के बाद आपको हैंड ओवर कर देंगे मनी, जो भी आपका था, जो भी आपने करेंसी एक्सचेंज करवाया है। जी नहीं, सबसे पहले जो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना लगाते हैं पासपोर्ट, वो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, आपका फेस चेक करेंगे, कुछ उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको वो पूरा करेंगे, और फिर साइन वाइन करवाने के बाद फिर वो आपको करेंसी हैंड ओवर करेंगे, और देन वो आपको बोलेंगे कि एक बार मैम आप काउंट कर लीजिए, तो ही आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते। विदाउट टिकट करेंसी एक्सचेंज करवाना इम्पॉसिबल है। तो मनी भी हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हो। मैंने भी बचाए, कितने बचाए बताती हूँ आपको। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आप कौन सा कार्ड लें और कौन सा कार्ड ना लें। मैंने तो लिया था नियो का ग्लोबल कार्ड। ये आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हो, और इसमें ना 2 ऑप्शन आएंगे। उसमें आप जो ऑप्शन टिक करना ना वो डीसीबी बैंक का करना तो ज़्यादा बेस्ट है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डीसीबी बैंक भी आपको दिख रहा होगा। आप ये डीसीबी बैंक का करोगे ना तो ज़्यादा बेस्ट है। इसमें क्या है ना आपका कि फॉरेस्ट जो चार्ज होता है ना वो 0% लगता है। कितना? 0%। इसमें फॉरेस्ट चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो आप वहाँ पे जहाँ पे कार्ड पॉसिबल होगा तो आप प्लीज़ वहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट चार्ज तो लग ही नहीं रहा है हमारा। मैं जब इंडिया आई ना तो मैंने चेक किया तो मुझे खुद भी बिलीव नहीं हुआ, मैंने अपने 8 से 9 हज़ार रुपये बचा लिए थे। 8 से 9 हज़ार तो बहुत होते हैं हमारे लिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना ये भूल गई कि आपने फॉर एग्जांपल करेंसी एक्सचेंज करवाई 80,000 90,000 जो भी आपको, जितना आपको लग रहा है अप्रॉक्स कि हाँ हमारा इतना लग जाएगा, आपने करेंसी एक्सचेंज करवाए, लेकिन उसमें से आपकी करेंसी अगर बच जाती है तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि करेंसी बच गई, वो तो हमारा वेस्ट हो गया, अब हम उसका क्या करें। जी नहीं, आपका वो करेंसी वेस्ट नहीं हुआ है। आप वो करेंसी यहाँ पर आके ना रिटर्न भी कर सकते हो। रिटर्न करने के बाद कोई चार्जेस नहीं है, जितनी आपकी करेंसी होगी आपको उतना फुल वो रिटर्न करेंगे। आप ऑफिस जाके करोगे ना तो आपको वो इन हैंड कैश दे देंगे। अगर आप घर पे मंगवाते हो तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा क्या, चेक मिलेगा। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं बाली एयरपोर्ट।
अब बहुत लोग क्या करते हैं ना कि मतलब कोई पहले उबुद चला जाता है, कोई नूसा पेनेडा, कोई कूता, जो भी है। तो और वहाँ पे जाने के बाद लोग सर्च कर रहे होते हैं कि हम कहाँ जाएं, यहाँ पे कौन से एक्सप्लोर करने की चीज़ है, कौन सा मॉन्यूमेंट मतलब टेम्पल है, कौन सा वाटरफॉल है, कौन सा बीच है। तो आप ये गलती ना बिल्कुल भी ना करें। मेरी एडवाइस तो ये रहेगी, सबसे फर्स्ट ना आपका जो भी है, आपको कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करना है, कौन कौन से बीच जाना है, कौन सा वाटरफॉल जाना है, जो भी है ना, आप एक बार ना बैठ के इंडिया में ही चेक कर ले। वैसे मैंने नूसा पेनेडा, उबुद, कूता सारे ब्लॉग बनाए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो, आपको फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का जो नियरेस्ट है ना वो है कूता। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि सबसे फर्स्ट ना आप कूता जाओ और कूता एक्सप्लोर करो, और कूता में जो भी बीच है, वहाँ पे जो क्लब है, आप वो एक्सप्लोर करें। और आप जब एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे तो इंडिया की तरह वहाँ पे ओला उबर तो वहाँ पे चलता ही नहीं है। वहाँ पे कुछ ये ऐप्स हैं जो आप लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे और ईज़िली आप इससे ना अपनी बाइक या कैब जो भी है वो बुक कर लेंगे। वहाँ पे ऑफलाइन भी कैब बुक होती है, बट उनका चार्ज ना मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उसमें ना आपकी बार्गेनिंग भी होती है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि बार्गेनिंग भी होती है, आप लोग बार्गेनिंग भी करवाओ उसमें। मतलब उन्होंने पता है हमें जो फर्स्ट बोला था ना, तो उन्होंने हमें 3 लाख बोला था, करते 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 ना वो 2 लाख पे आ गए थे। अच्छी खासी बार्गेनिंग है। और ये कुछ ऐप हैं ग्रैब, गोजक, जिससे आप ना फूड भी ऑर्डर कर सकते हो। जैसे हम लोग इंडिया में स्विगी, जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं ना, तो आप ये ग्रैब और गोजक से भी फूड ऑर्डर कर सकते हो। तो चलो हम लोग सबसे पहले पहुँच गए कूता। कूता हमने एक्सप्लोर किया। कूता के लिए ना मैं आपको बोलूँगी 2 डेज़ इनफ है, हार्डली 3 डेज़ मान लो, लेकिन 2 डेज़ इनफ है। फिर मैं आपको एडवाइस करूँगी कि कूता के बाद ना आप लोग चले जाए नूसा पेनेडा, क्योंकि नूसा पेनेडा मिडल में इसलिए रखा है ना, वो आइलैंड है, ये तो आपको पता ही होगा। वहाँ से हम लोग जब अपनी फ़्लाइट लेंगे ना, तो फेरी का क्या टाइमिंग है, कहीं लेट ना हो जाए हम लोग, तो इसलिए नूसा पेनेडा आप लोग मिडल में रखें। देन नूसा पेनेडा आप लोग जाते हो, वहाँ पर भी 2 डेज़ इनफ है एक्सप्लोर करने के लिए। 2 डेज़ में आप जितने भी जो बीचेज़ है ना, 2 या 3 डेज़ जो भी है ना, आप वहाँ पे जाइए, एक्सप्लोर करिए अच्छे से। अगर आपको रेस्ट भी करना तो 3 डेज़ आप लेके चलो नूसा पेनेडा के लिए। फिर वो एक्सप्लोर करने के बाद फिर आप लोग फेरी से आ जाओ उबुद। उसके बाद उबुद के लिए ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि उबुद में ना वाटरफॉल है, बाली स्विंग है, एटीवी राइड है, टेम्पल है। तो उबुद के लिए कम से कम ना आपको 4 से 5 दिन चाहिए। मेरा तो पूरा 5 दिन था उबुद का, मेरा तो टोटल 10 डेज़ का था। तो मैं 5 दिन रही थी मैं इसमें उबुद में, और 3 डेज़ मैंने एक्सप्लोर किया था कूता में, और 2 डेज़ मैंने एक्सप्लोर किया था नूसा पेनेडा में। क्योंकि उबुद के लिए ना आपको टाइम चाहिए, अच्छा खासा टाइम चाहिए। फिर लास्ट में आप लोग आ जाइए उबुद, और उबुद एक्सप्लोर कर लीजिए, और फिर आप लोग एंड में चले जाइए एयरपोर्ट, और फिर वहाँ से आप लोग रिटर्न आ जाओ कहाँ, इंडिया। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो यही ठीक रहेगा। आपको क्या सूटेबल है आप वो भी कर सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है ना कि आप नूसा पेनेडा को मिडल में रखो। फर्स्ट आप लोग उबुद कर लो या फिर लास्ट उबुद कर लो, फर्स्ट कूता कर लो या लास्ट कूता कर लो, लेकिन नूसा पेनेडा को मिडल में रखो। बाकी आपको जो सूटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना अरेंज कर सकते हो। तो अब हम लोग बाली जा रहे हैं। बाली जाने के सबसे पहले चाहिए क्या, मनी, बजट। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अपना बजट कि हमारा बजट है या नहीं है, हम लोग बाली जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इतने पैसे हैं, कहीं कम ना पड़ जाए, कुछ हो ना चाहे। तो आपके पास कितने रुपए होंगे तो आप लोग बाली जा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कपल का या 2 लोगों का बताऊंगी बजट, कि आपके पास अगर इतने पैसे होते हैं तो आप लोग बाली चले जाएंगे ईजिली। बाकी आप कितना खर्च करते हैं वो आप पे भी डिपेंड करता है। मेरा कितना लगा मैं अपना खुद का बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इंडिया से जा रहे हैं बाली, तो प्लेन की टिकट का कितना हमारा चार्ज होता है। तो 2 लोग का यहाँ पर जो टिकट का चार्ज होता है ना, वो 70 से 80 हज़ार रुपये होता है। और डिपेंड करता है ना कि आपकी डेट कब की है। अगर आप 4 to 5 मंथ पहले अपनी टिकट बुक कराते हैं तो आपको जो रेट है ना वो बहुत अच्छा मिल जाएगा, बहुत कम में आपकी फ़्लाइट बुक हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 10 दिन के बाद बाली जाऊँ, 1 महीने बाद बाली जाऊँ, 1.5 महीने बाद जाऊँ, तो वहाँ पे जो आपका टिकट कॉस्ट है ना वो मतलब कि
1-1.5 लाख के बीच में आएगा 2 लोगों का। और अगर आप लोग 4-5 महीने पहले बुक करवा रहे हैं तो 70 से 80 हज़ार रुपये। तो आप पहले प्लान करें ये बाली जाने का। चलिए नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। वहाँ पे अब हम लोग चले गए हैं कैब। एयरपोर्ट से हम लोग होटल जाने के लिए कैब चाहिए। तो कैब का मैम अगर आपका 10 डेज़ का बताऊँ ना कि अगर आप लोग को कैब का आप मान के चलो कि 6 से 7 हज़ार रुपये खर्चा आएगा आपको कैब बुकिंग के लिए टोटल। और अब हम लोग बात करते हैं होटल की। होटल जाने के बाद क्या होगा, होटल जो वहाँ पे है ना कम से कम 2500-3000 हज़ार रुपये में आपको होटल मिल जाएगा। तो मैं वहाँ पे रही थी, मैंने वहाँ पे जो होटल लिया था 3 डे कूता का था, तो 9000 उसका लगा लो आप, 9000 उसका हो गया। और 2 डेज़ मेरा जो था वो था वहाँ पे नुसा पिनिडा में, तो वहाँ पे 3000 लगा लो, तो 9 and 6 हो गया हमारा 15,000 मेरा वहाँ पे लग गया था। और मैंने उबुद में ना वीला बुक किया था, तो वीला में ना आपका 10 से 15 हज़ार रुपये एक दिन का लगता है। मैं वहाँ पे 5 दिन रुकी थी, तो मेरा 50 हज़ार अप्रॉक्स वीला में लग गया था। तो आप टोटल कर लो कितना लग जाएगा, 50 मतलब कि 80-90 आप होटल का लेके चलो। अगर आपको उबुद में मतलब वीला नहीं बुक करना है, आपको होटल में रहना है, तो आप होटल में भी रह सकते हैं। 3000 या 2500 में आपको ईजिली होटल मिल जाएगा। मेरा मन था वीला, तो इसलिए मैंने वीला बुक किया था। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्कूटी की, कि अगर आपको जो वैसे तो आप एयरपोर्ट से होटल जाओगे तो फिर उसके लिए तो आपको कैब ही बुक करनी पड़ेगी, बट आपको वहाँ पे एक्सप्लोर करना है। बीच हो गया, वाटरफॉल हो गया, टेम्पल हो गया, ये इन सबको एक्सप्लोर करना है। तो स्कूटी अगर आप लोग रेंट पे लेते हैं ना, तो स्कूटी रेंट पे लेने के लिए आपको पर डे का 500 रुपीज़ पे करना होगा। मेरा 10 डेज़ का था तो मैंने 5000 पे किया था। अब बात करते हैं, स्कूटी तो ले ली रेंट पे, फ्यूल भी तो चाहिए उसमें। तो फ्यूल वहाँ पे बहुत सस्ता है, 50 रुपये लीटर फ्यूल है। तो हम लोग पता है एक दिन में ना मतलब हार्डली 2 लीटर या 1.5 लीटर हमारा फ्यूल लग जाता था। तो आप कितना लेके चलो, मतलब 1000 रुपये फ्यूल का रख लो। 100 रुपये अगर आप फ्यूल डलवाते हो एक दिन का, तो 10 दिन का 1000 रुपये फ्यूल का हो गया आपका। अब बात करते खाने की। वहाँ पे खाना जो है ना, पहले बात तो इंडियन को बहुत प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे सी फूड ही हर जगह दिख रहा होता है, और उनकी जो स्मेल भी होती है वो बहुत अजीब सी लगती है। तो अगर खाने की बात करते हैं तो मतलब कपल अगर जा रहे हैं, 2 लोग हैं, तो एक दिन में वो ना 2500 से लेकर 3000 तक, 2500 to 3000 का एक दिन में वो लोग फूड खा जाते हैं। तो मैं 10 दिन रुकी थी, तो मतलब वही 30 से 40,000 के बीच में हम लोगों ने खाना पीना खाया था। ये सब खा के हमारा 30 to 40,000 लग गया था, बस यही। और बाकी हाँ, वहाँ पे बीच जाते हो, वाटरफॉल जाते हो, टेम्पल जाते हो, तो उसका भी टिकट प्राइस होता है। क्लब जाते हो तो उसका भी टिकट प्राइस होता है। तो उसके लिए आप 30 to 40,000 उसका लगा लो। बाकी मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊँगी, आप मेरे व्लॉग जाके देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ एग्जैक्ट बताया है कि हाँ कहाँ पे कितना कितना जो है मतलब हम लोगों ने खर्च किया था, कौन से बीच के लिए कितना चार्ज पे किया था, कौन से वाटरफॉल के लिए, कौन से टेम्पल के लिए, और कौन से क्लब के लिए हमने कितना कितना पे किया, वो मैंने एग्जैक्ट अपने सारे व्लॉग्स में बताया। आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। मतलब आप अप्रॉक्स लेके चलो 20 to 30,000 जो है ना वो आपका लग जाएगा। वाटरफॉल, क्लब, टेम्पल, बीचेस, इन सब के लिए आपको इतना लग जाएगा। टोटल जो 2 लोगों का बजट रहने वाला है वो रहेगा 2 से 2.5 लाख रुपए 2 लोगों का। और ये जो मैं आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का बजट बता रही हूँ ना गाइज, ये जो है बजट, ये प्राइवेट विला इसमें इंक्लूड नहीं है, ये विदाउट प्राइवेट विला इसमें इंक्लूड है। तो आपका 2 से 2.5 लाख रुपए बजट बनता है। और अगर आप लोग प्राइवेट विला में रुकते हैं तो आपका 3 से 3.5 लाख का बजट बनेगा और आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। लेकिन मेरी मानो तो गाइस, अगर आप बाली जा रहे हो और प्राइवेट विला में नहीं रुके तो क्या ही फ़ायदा। कम से कम तो 1 से 2 दिन ज़रूर रुके प्राइवेट विला में, और वहाँ पे जो प्राइवेट विला की जो मस्ती और जो वहाँ का जो फीलिंग, मतलब मैं क्या मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो है ना इतना अच्छा व्यू वगैरह, जंगल व्यू, बीच व्यू, मतलब बहुत मज़ा आया था। आपको विश्वास नहीं होगा, आप मेरा व्लॉग जाके चेक करना। मैं 5 दिन प्राइवेट विला में रही थी, और प्राइवेट विला में जो रहने का मज़ा है ना वो होटल में है ही नहीं। क्योंकि आपको पता है होटल वगैरह ना आपको यहाँ इंडिया में भी मिल जाएगा, और जैसे वहाँ के होटल थे थोड़ा बहुत डिफरेंट था यहाँ से, लेकिन हाँ ठीक है चल जा रहा था। लेकिन जो वहाँ का विला था ना, पूरा जंगल व्यू, एकदम गाँव का फील आ रहा था, बिल्कुल
शांति शांति, बहुत अच्छा सा लगा। तो प्लीज़ आप प्राइवेट विला में ज़रूर जाके वहाँ पे रुके, एटलीस्ट 2 दिन रुको, ज़्यादा नहीं तो 2 दिन तो प्लीज़ रुको। और हाँ, ये जो प्राइवेट विला आप लोगे ना, ये प्लीज़ उबुद में लेना। उबुद का जो प्राइवेट विला है ना वो बहुत अच्छा है। कूता और नुसा पेनिडा में मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, लेकिन उबुद में प्राइवेट विला ज़रूर लो आप।